क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शुरुआत से व्यक्ति ए तेजी से सफलता की चोटी पर पहुंचता है, जबकि व्यक्ति बी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाता है? लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल इसे माइंडसेट का विज्ञान कहते हैं। आज मैं आपको वो चाबी दूंगा जिससे आप अपने दिमाग को रीसेट कर सकें और इसे एसेट्स को आकर्षित करने वाला चुंबक बना सकें। 1. फ्रीक्वेंसी का नियम। आप एक ट्रांसमिशन स्टेशन है, रिसीवर नहीं। इस सेक्शन की परिभाषा ये है, आप अपनी सोच और आदत द्वारा जो भी फ्रीक्वेंसी रेडिएट करते हैं, आप उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही मौके या परेशानियां अपनी तरफ खींचते हैं। व्यक्ति ए सुबह उठकर इंटरनेट देखता है, सेंसेशनल खबरें पढ़ता है और अपने दिमाग में चिंता भर लेता है। व्यक्ति ए को लगता है कि सब उससे बेहतर हैं और वो स्कैरसिटी मोड चालू कर देता है, जैसे कि इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह ही ना बची हो। व्यक्ति बी सुबह उठकर 5 मिनट शांति से बैठता है और खुद को याद दिलाता है कि आज उसका टारगेट दूसरों के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करना है। व्यक्ति बी पैसे मांगता नहीं है, वो फोकस से खुद को कमांड देता है। मैकेनिज्म ये है कि आपका दिमाग एक टॉर्च की तरह है और उस टॉर्च का नाम अटेंशन है। अगर आप अटेंशन कमी पर देंगे तो आपको हर जगह कमी ही दिखेगी और आपका एक्शन भी डिफेंसिव तरीके से कम पड़ेगा। अगर आप अटेंशन सॉल्यूशंस पर देंगे तो आपको रास्ते दिखने लगेंगे और आपका एक्शन अग्रेसिव हो जाएगा। व्यक्ति ए फोमो चैनल सेट करता है, इसलिए जो भी चीज हॉट होती है उसकी दिल की धड़कन तेज होती है, हाथ खुजलाते हैं और वॉलेट खुल जाता है। व्यक्ति ए हर्ड मेंटालिटी के कारण खरीदता है, ना कि वैल्यू समझने की वजह से। व्यक्ति बी प्लानिंग चैनल सेट करता है, इसलिए पैसा खर्च करने से पहले वो पूछता है कि क्या ये एसेट बढ़ाएगा या लायबिलिटी। जैसे कि नेपोलियन हिल ने कहा था, आपको पैसे के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको वो इंसान बनना होगा जिसके पास कैश फ्लो खुद आना चाहे। हर जगह लागू होने वाला सबक ये है, अगर रिजल्ट्स बदलने हैं तो पहले अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी और अपने एक्शन स्टैंडर्ड्स बदलें। 2. विश्वास का मैकेनिज्म। स्कैरसिटी सॉफ्टवेयर को डिलीट करके प्रॉस्पेरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। इस सेक्शन की परिभाषा ये है, विश्वास बिलीफ एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है और अगर सॉफ्टवेयर गलत हो तो सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से गलत ही चलता है। व्यक्ति ए अक्सर कहता है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास मौके नहीं है। हर बार जब व्यक्ति ए ये कहता है, वो अपने दिमाग को विक्टिम रूम में बंद कर लेता है और फिर दुनिया को दोष देता है कि दरवाजा नहीं खुला। व्यक्ति बी सवाल बदल देता है, मैं इसे कैसे पैदा करूं, ना कि क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा था, सवाल बदलना फंक्शनैलिटी बदलना है, क्योंकि दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड चालू कर देता है। व्यक्ति ए वर्तमान वॉलेट को देखकर भविष्य तय करता है, इसीलिए ए का भविष्य स्टेटस को से बंध जाता है। व्यक्ति बी अपनी एबिलिटी देखता है कि वो क्या बना सकता है, इसलिए बी का भविष्य उसकी कैपेसिटी के अनुसार फैलता है। आम जिंदगी में स्कैरसिटी माइंडसेट ऐसी बातों से जाहिर होता है, जैसे रहने दो, ये मेरे लिए नहीं है, ख्वाब मत देखो। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा था, हर बार जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, आप खुद ही दरवाजा बंद कर रहे होते हैं और जब दरवाजा काफी देर तक बंद रहता है तो आप भूल जाते हैं कि आपके पास कभी चाबी थी। व्यक्ति ए जब ज्यादा पैसा पाता है तो वो भावनाओं को पूरा करना चाहता है, इसलिए वो खर्च करता है ताकि खुद को कम दुखी महसूस करे। व्यक्ति बी जब ज्यादा पैसा पाता है तो वो सिस्टम बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो पैसे को टास्क्स के हिसाब से बांटता है। व्यक्ति बी इमरजेंसी फंड को प्रायोरिटी देता है ताकि वो शांति खरीद सके, क्योंकि शांति एक बहुत महंगा इनविजिबल एसेट है। व्यक्ति बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देता है ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट को बढ़ा सके, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ डिसिप्लिन्ड लोगों के साथ ही चलता है। हर जगह लागू होने वाला सबक ये है, ये मत पूछो कि क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं, बल्कि ये पूछो कि मैं इसे कैसे बनाऊं। 3. फाइनेंशियल आइडेंटिटी। पैसा इंसान के साथ रहता है, इंस्पिरेशन के साथ नहीं। इस सेक्शन की परिभाषा ये है, आइडेंटिटी ये है कि आप पैसे के सामने कौन है और आइडेंटिटी कम से कम 80% बिहेवियर तय करती है।
व्यक्ति ए कहता है कि वो अमीर बनना चाहता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी अभी भी वो व्यक्ति है जो सिद्ध करने के लिए खर्च करता है। व्यक्ति ए देखता है कि दूसरे क्या खरीद रहे हैं और वो भी वही खरीदना चाहता है क्योंकि वो तुलना में जी रहा है। व्यक्ति बी कहता है कि वो अमीर बनना चाहता है और उसकी आइडेंटिटी है कि वो पहले खुद को पे करता है। व्यक्ति बी सेविंग्स ट्रांसफर करने को भविष्य का बिल पे करना मानता है। अगर वो पे नहीं करता तो उसे कुछ गलत महसूस होता है। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा था, आप अपनी सेल्फ इमेज से आगे नहीं निकल सकते, इसलिए जिंदगी बदलने के लिए दिमाग में अपना रोल बदलना होगा। व्यक्ति ए खुद को हमेशा कमी में देखता है, इसीलिए जब भी पैसा आता है वो जल्दी से खर्च कर देता है क्योंकि उसे एंजॉय करने का मौका खो देने का डर होता है। व्यक्ति बी खुद को सिस्टम बनाने वाला इंसान देखता है, इसीलिए जब भी पैसा आता है वो तुरंत उसे ब्लूप्रिंट के हिसाब से अरेंज करता है। साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म ये है, आप उस इमेज से मैच करने के लिए बिहेव करेंगे जिसमें आप खुद पर विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप एक इम्पल्सिव इंसान हैं, तो आप बहुत प्रोफेशनली इम्पल्सिव होंगे। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान हैं, तो आप बहुत नेचुरली डिसिप्लिन्ड होंगे। हर जगह लागू होने वाला सबक ये है, पहले आइडेंटिटी बदलो, फिर बजट बदलो। 4. कैश फ्लो। पैसा घूमता नहीं है, ये सिर्फ आदतों के हिसाब से बहता है। इस सेक्शन की परिभाषा ये है, कैश फ्लो महीने में पैसे के आने जाने का रास्ता है और अगर आप मैप नहीं बनाते तो पैसा लालच के पीछे चला जाएगा। व्यक्ति ए को पैसा मिलने के बाद वो उसे एक ही जगह रख देता है और फिर फीलिंग्स के अनुसार खर्च करता है। महीने के अंत में व्यक्ति ए पूछता है कि पैसा कहाँ गया, लेकिन असल में पैसा उन छोटी छोटी चीजों में चला गया जिनका नाम सेल्फ ट्रीट है। व्यक्ति बी को पैसा मिलने के बाद वो उसे तुरंत 3 हिस्सों में बांट देता है, लिविंग, इमरजेंसी और इन्वेस्टमेंट। व्यक्ति बी ऐसा इसलिए करता है ताकि पैसा सिस्टम के हिसाब से चले, ना कि मूड के हिसाब से। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा था, बिल्डर कैश फ्लो को कंट्रोल करता है, जबकि कंज्यूमर कैश फ्लो को खुद पर कंट्रोल करने देता है। व्यक्ति ए पहले खर्च करता है और फिर सेविंग के बारे में सोचता है, और ये लाइन बाद में सोचेंगे अक्सर गायब हो जाती है क्योंकि जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाती है। व्यक्ति बी पहले खुद को पे करता है, फिर खर्च करता है, इसलिए बी का भविष्य वर्तमान द्वारा चोरी नहीं होता। व्यक्ति बी बिना जरूरत की चीज खरीदने से पहले 24 घंटे का नियम इस्तेमाल करता है ताकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेक कर सके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो इनविजिबल कीमत है जो आप तब चुकाते हैं जब आप एक चीज चुनने के बजाय दूसरी चीज चुनते हैं, और ज्यादातर लोग इसे बिना जाने चुकाते हैं। हर जगह लागू होने वाला सबक ये है, जो पहले कैश फ्लो को कंट्रोल करता है वो बाद में लाइफ को कंट्रोल करता है। 5. रिस्क पर्सपेक्टिव। फेलियर डेटा है, सजा नहीं। इस सेक्शन की परिभाषा ये है, आप गलती करेंगे और अगर सही तरीके से गलती की तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर इमोशनल होकर गलती की तो आप पीछे हो जाएंगे। व्यक्ति ए एक बार हारने पर घबरा जाता है और घबराहट पैसा खोने के डर का दरवाजा है। जब पैसा खोने का डर चालू होता है, व्यक्ति ए आसानी से लॉस रिकवर करने की फीलिंग में कूद जाता है। लॉस रिकवर करने की फीलिंग वो है जब आप हारने के बाद तुरंत वापस जीतना चाहते हैं, और ये आपको हाई स्पीड में गलत बटन्स दबाने वाली मशीन बना देता है। अगर आपने गुस्से में लगातार बटन्स दबाए हैं तो हमें अफसोस है, ये बटन्स दबाने की आदत है, एडिक्शन है। व्यक्ति बी जब एक बार हारता है तो रुकता है, नोट करता है और उसे डेटा मानता है। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा था, सफल लोग फेलियर को रास्ता ठीक करने का फीडबैक मानते हैं, ना कि खुद को गाली देने का रीजन। दुनिया के फाइनेंशियल इतिहास में ऐसे बबल पीरियड्स रहे हैं जहां भीड़ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से खरीदती है और पैनिक की वजह से बेचती है। जब हर्ड मेंटालिटी गाइड करती है तो भीड़ अक्सर पीक पर खरीदती है और बॉटम पर बेचती है, क्योंकि हर कोई फैसला लेने के लिए एक दूसरे को देख रहा होता है। व्यक्ति बी रिस्क का नियम बनाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक ही बार में दांव पर नहीं लगाएगा, क्योंकि एक गिरावट को सिस्टम को बर्बाद करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति बी इमरजेंसी फंड बनाता है ताकि मुश्किल आने पर भी उसे एसेट्स बेचना ना पड़े। व्यक्ति बी डाइवर्सिफिकेशन चुनता है ताकि अगर एक चीज कम हो जाए तो दूसरी कैश फ्लो को मेंटेन रखे।
हर जगह लागू होने वाला सबक ये है, आपको गलती करने से बचना नहीं है, आपको गलती को रिस्क डिसिप्लिन से मैनेज करना है। 6. कंपाउंड इंटरेस्ट, लंबे समय तक अमीर बनना छोटा लेकिन नियमित खेल है, ना कि बड़ा और लकी चांस। इस सेक्शन की परिभाषा ये है, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट वो है जब पैसा पैसा पैदा करता है और फिर वो आगे और पैदा करता है, और इसकी असली शक्ति आमतौर पर 5 से 10 साल के बाद दिखती है। व्यक्ति ए थोड़ा सा बचाता है तो बोर हो जाता है क्योंकि उसे लगता है बहुत कम है, और फिर बीच में ही छोड़ देता है क्योंकि दिमाग को इंतजार पसंद नहीं है। व्यक्ति ए लेटेस्ट ट्रेंड पर विश्वास करता है, जो चीज अभी अभी बड़ी है उसे वो सच्चाई मान लेता है और उसमें कूद जाता है, जैसे बिना तैरना जाने पानी में कूदना। व्यक्ति बी हर महीने नियमित रूप से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालता है, इसे भविष्य की जिम्मेदारी मानता है। व्यक्ति बी हर दिन सही अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करता, व्यक्ति बी हर महीने सिस्टम को सही करने की कोशिश करता है। अमीर बनना असल में बहुत बोरिंग है, क्योंकि ये वॉलेट के लिए जिम करने जैसा है, जहां हर दिन वही पुरानी एक्सरसाइज दोहराई जाती है। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा था, सिर्फ बोरिंग नियमितता यानी कि कंसिस्टेंसी ही धन यानी कि वेल्थ पैदा करती है। हर जगह लागू होने वाला सबक ये है, ऐसा खेल चुनो जिसमें समय आपके साथ हो, क्योंकि समय कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे अच्छा दोस्त है। 7. एक्शन स्ट्रैटेजी से क्रिएटर बनना। इस सेक्शन की परिभाषा ये है, कंज्यूमर पूछता है क्या हॉट चल रहा है, जबकि क्रिएटर पूछता है मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। व्यक्ति ए अक्सर ऑफर्स, ट्रेंड्स और तुरंत सेटिस्फैक्शन की फीलिंग का शिकार करता है। व्यक्ति ए जल्दी रिजल्ट चाहता है लेकिन प्रोसेस नहीं, इसीलिए वो आसानी से लक बेस्ड गेम्स में खिंच जाता है। व्यक्ति बी पूछता है कि समाज को क्या चाहिए, मैं किसकी सेवा कर सकता हूं और मैं क्या करूं जिसमें लास्टिंग वैल्यू हो। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा था, पैसा उन लोगों के लिए इनाम है जो बड़े पैमाने पर वैल्यू क्रिएट करते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए थॉमस एडिसन की कहानी को देखिए, जिन्होंने लाइट बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार गलत ट्राई किया। इसे डेटा का सबक मानिए। एडिसन ने इसे फेलियर नहीं माना, उन्होंने इसे एक और तरीका माना जो इफेक्टिव नहीं था। हेनरी फोर्ड की V8 इंजन की कहानी को इच्छा शक्ति और लगन का सबक मानिए। फोर्ड ने इम्पॉसिबल शब्द के साथ नेगोशिएट नहीं किया, उन्होंने समय के साथ नेगोशिएट किया और ट्राई करते रहे। सबक ये नहीं है कि आप लाइट बल्ब बनाओ या इंजन, बल्कि ये है कि आप लर्निंग सिस्टम का उपयोग करके उठना सीखो। हर जगह लागू होने वाला सबक ये है, अगर स्थायी पैसा चाहिए तो क्रिएटर बनो, ना कि पीछे दौड़ने वाले इंसान। 8. एनवायरनमेंट की सफाई, माइंडसेट के दरवाजे की रक्षा किले की तरह करो। इस सेक्शन की परिभाषा ये है, एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड तय करता है, स्टैंडर्ड बिहेवियर तय करता है और बिहेवियर कैश फ्लो तय करता है। व्यक्ति ए ऐसे ग्रुप के साथ बैठता है जो कंप्लेन करते हैं, खर्च दिखाते हैं या एक दूसरे को फोमो देते हैं, तो ए को लगता है कि ये नॉर्मल है। जब ए को लगता है कि ये नॉर्मल है, तो ए उसी नॉर्मैलिटी में जीता है और उसके वॉलेट को नुकसान होता है। व्यक्ति बी जानबूझकर ऐसे एनवायरनमेंट को चुनता है जहां स्किल्स, प्लानिंग, डिसिप्लिन की बात होती है, क्योंकि बार बार सुनने से हाथ खुद ही काम करने लगते हैं। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा था, आपको अपने माइंडसेट को कचरे से बचाना होगा, क्योंकि कचरा अंदर आने पर जिंदगी केओस बन जाती है। व्यक्ति बी नेगेटिव खबरों को लिमिट करता है, पर्सनल फाइनेंस सीखने में ज्यादा समय देता है ताकि वो ज्ञान से फैसला ले सके, ना कि डर से। हर जगह लागू होने वाला सबक ये है, एनवायरनमेंट बदलना स्टैंडर्ड बदलने का सबसे तेज तरीका है और स्टैंडर्ड बदलना पैसा बदलने का सबसे तेज तरीका है। 9. आपके याद रखने के लिए छोटा कंक्लूजन। अगर आपने यहाँ तक सुना और आपको थोड़ा चुभ रहा है तो बधाई हो, आपकी जागरूकता या अवेयरनेस जाग रही है। स्टेप 1 ये है कि आप तुरंत कैश फ्लो मैप बनाओ, पैसे को टास्क्स के हिसाब से बांटो और पहले खुद को पे करने को प्रायोरिटी दो। स्टेप 2 ये है कि आप शांति खरीदने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाओ, क्योंकि शांति आपको तूफान के दौरान बेवकूफ फैसले लेने से बचाती है। स्टेप 3 ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चुनो और डाइवर्सिफिकेशन का सम्मान करो, क्योंकि आपको एक गिरावट की वजह से टूटने की इजाजत नहीं है।
स्टेप 4 ये है कि आप 24 घंटे के नियम से इम्पल्सिवनेस के खिलाफ नियम बनाओ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेक करो। स्टेप 5 ये है कि आप छोटे दोहराए जाने वाले कामों से कंपाउंड इंटरेस्ट को बड़ा करो, क्योंकि स्थायी अमीर बनना बोरिंग है लेकिन बहुत सच्चा है। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा था, आप वो नहीं बनते जो आप एक बार सोचते हैं, आप वो बनते हैं जिसे आप हर दिन डिसिप्लिन के साथ दोहराते हैं। अगर आप फाइनेंशियल आईक्यू को आम तरीके से बढ़ाना चाहते हैं और जड़ तक पहुंचना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर सिस्टम से एसेट्स बना सकें। आज ही चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको आदतों का फ्रेमवर्क दूंगा ताकि पैसा आपसे दूर ना भागे।